नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। आप लोग प्लीज जुड़ जाएं जल्द से और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आपके परिचित में जो लोग भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, उन लोगों को भी बोलिए कि द काउंसिल आईएएस की तरफ से क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और प्लीज कमेंट भी करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इसमें। अब ये जो क्लास चल रही है, इसका क्लास का आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर हमारे उपलब्ध करा दी जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें द काउंसिल सिविल सर्विसेज करके, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग उसको रखते जाइएगा। और ये करंट अफेयर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो अधिक संभावना है कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि पीटी में और मेंस में भी देखा जाए तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि आपके लिए बेहतर चीज़ें दिया जा रहा है। और आरओ के परीक्षाओं में हमने जो है कि एक दो क्लासों को लिया हुआ था कि करंट अफेयर स्पेशल, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार मिले हुए थे, आए हुए थे। तो इस तरह से लगा कि हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और आप लोग इस पे विश्वास करके पूरी तरह से लगिए। जिसलिए हमारी काउंसिल आईएएस जानी गई है, वो सारी चीज़ें आपको अब भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब ऑफलाइन बैचेज भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग वहाँ आकर के ऑफलाइन क्लासें करिए और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, देखिए पहला क्वेश्चन ये कूट में है। अब इस तरह से क्वेश्चन आप देखते होंगे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। इस बार आरओ परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आपको इसको बड़े ही ध्यान से देखना होता है। कूट में यही चीजें होती हैं कि बड़े ही ध्यान से सूक्ष्मता पूर्वक आपके अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि एक ही जगह कुछ चीजें बदली रहेगी। अब आपको अंतर नजर आ जाएगा, तुरंत आंसर बदल जाएगा। तो बड़ी ही पैनी नजर रखने की जरूरत होती है करंट अफेयर में और भी चीजों को सब्जेक्ट में आपको। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया है कि वर्ष 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहा जा रहा है कि 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। दूसरा कथन दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में अगर इन दो कथनों में से एक भी पता हो तो आपको दोनों अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। तो 2022 में जो इसकी स्थापना दिवस मनाई जाएगी वो 64वां स्थापना दिवस इसका होगा। तो ये दोनों हमारे कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। चूंकि ये पूछा जा रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। चलिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए मात्र 10 प्रयोगशालाओं के साथ 1 जनवरी 1958 को की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 10 प्रयोगशालाओं के साथ इसको किया गया था, इसलिए रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान में यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्य करता है। तो ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और रक्षा मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। और वर्तमान में डीआरडीओ जो है सैन्य क्षेत्र में अनेक आधुनिकी तकनीकों के निर्माण में संलग्न है, यानी अनेक तकनीकी जो है आधुनिक तकनीकी निर्माण कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे एरोनॉटिक्स है, आर्मामेंट्स है, युद्धक वाहन है, इंजीनियरिंग प्रणालियां हैं, मिसाइलें हैं, नौसेना प्रणालियां हैं, एडवांस कंप्यूटिंग है और
सिम्युलेशन शामिल है। ये सारी तकनीकों का ये विकास में इस समय संलग्न है हमारा DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, यानी जम्मू कश्मीर। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा और इसे जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इससे जो है कि जम्मू कश्मीर जब जिला सुशासन सूचकांक जारी किया जाएगा यहाँ पर, तो ऐसा ये इस प्रकार से सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर। प्रदेश के सभी 20 जिलों में, तो प्रदेश में कितने जिले हैं अगर आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर, तो 20 जिलों में से सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना है। तो जो भी विभिन्न जिले इसके हैं 20 जिले, वहां पे जो है प्रशासनिक सुधार इससे सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे कि सुशासन की बात ही चल रही है, सुशासन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस। फिर इस सूचकांक से निश्चित समय के भीतर कार्यालयों में जो है फाइलों तथा अन्य मामलों का निपटारा होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी बढ़ेगा इससे। और जिला जो सुशासन सूचकांक है, यानी जिसको DGI फ्रेम कहा गया, इसको फ्रेमवर्क में कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य है, उद्योग है, मानव संसाधन विकास है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे 58 संकेतक शामिल है। कितने संकेत इसमें शामिल है इंडिकेटर? तो 58 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं जिला सुशासन सूचकांक में, जो हाल ही में ये जो है कि केंद्र सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है कि ये जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है? पूछा जा रहा है किस स्थान पर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है दिल्ली, संघाई, बीजिंग, कतर। तो ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है अभी हाल ही में संघाई में खोली गई है। कहां पे? संघाई में खोली गई है, चीन के संघाई में इसको खोला गया है। तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है संघाई में खोली गई है। और दुनिया की जो है दूसरी सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो होगी वो बीजिंग में होगी। तो यहाँ ये दूसरी वाली होगी, दूसरी होगी। और तीसरे स्तर पर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली पर तीसरी सबसे लंबी जो है मेट्रो लाइन खोली जाए होगी। तो चूंकि इसमें पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की बात चल रही, तो ये कहां पे है? संघाई में है। तो ये पहले स्तर पर है, यानी पहली पर है, और दूसरे पर बीजिंग में होगा और तीसरे पर दिल्ली होने वाला है। ठीक, चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। और 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई। कब खोली गई है? तो 31 दिसंबर 2021 को, जिस रात आप पार्टी कर रहे थे उस रात, उस दिन जो है चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई और शहर ने 2 नई मेट्रो लाइनें खोली। तो ये जो संघाई शहर है इसमें जो है 2 नई मेट्रो लाइनें खोली गई। एक लाइन 14 जिसको बोला गया और एक लाइन 18 का पहला चरण, इनका पहला चरण। फिर 2 नई लाइनों के खुलने से संघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर के 5 हो गई है। अब कितनी संख्या यहां संघाई में हो जाएगी मेट्रो के स्वचालित मेट्रो लाइनों की संख्या? तो 5 हो जाएगी, जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है। अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन है। अब कितने हैं? 508 स्टेशन है और 20 मेट्रो लाइनें हैं। ठीक, इस तरह से है। चलिए, संघाई के बाद बीजिंग का स्थान है जहां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। अब हाल ही में दिल्ली को विश्व के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का स्थान प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली को तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का स्थान जो है प्राप्त हुआ है।
इस तरह से अन्य जानकारी भी इसमें आपको लेते चलना है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि हाल ही में जारी भारत की बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बात करना है। पहला कथन है कि इसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई। दूसरा कथन है कि सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में दर्ज की गई। तो सबसे ज्यादा इसमें दिखा रहा है हरियाणा में, सबसे कम कर्नाटक में। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है असत्य कथन। आपसे पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। भारत की जो बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट है हाल ही में दिसंबर माह के लिए जारी की गई है। कब? दिसंबर माह के लिए जारी की गई। अब इस दिसंबर माह में जो रिपोर्ट जारी की गई दिसंबर माह के लिए, उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। किसमें? हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। वहीं जो है कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। तो ये दोनों हमारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। यानी ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं। चूंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? वो होगा डी, यानी न तो 1 और न ही 2, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने दिसंबर 2021 के महीने के लिए भारत की बेरोजगारी की स्थिति रिपोर्ट जारी की थी। कब के लिए? दिसंबर 2021 महीने के लिए। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.91% थी। दिसंबर में कितनी बेरोजगारी दर है? तो 7.91% थी, जबकि नवंबर में आप देखेंगे तो यह दर 7% थी। यानी दिसंबर में बेरोजगारी जो है और बढ़ गई है, लगभग 1% के करीब बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 7 नवंबर में था, दिसंबर में हो गया 7.91% बढ़ गई। देखिए अब हरियाणा में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई। राज्य में हरियाणा में लगभग 34.1% लोग 34.1% लोग देखेंगे तो बेरोजगार हैं हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां दिख रही है। और राजस्थान में अगर देखेंगे तो दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो हरियाणा के बाद आपको कौन सा दिखेगा? पहले स्थान पे आपको हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है। अब हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 34 पॉइंट जो है 1% है। हरियाणा में आपको बेरोजगारी दिखेगी। दूसरे स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? राजस्थान है दूसरे स्थान पर बेरोजगारी में। और राजस्थान में आपको कितनी दर दिख रही है? तो 24.1% दिख रही है। 24.1% आपको बेरोजगारी राजस्थान में दिखेगी। और राजस्थान के बाद आप देखेंगे तो झारखंड का स्थान आता है, 17.3% यहाँ बेरोजगारी दर है। फिर बिहार का स्थान आता है, 16% लोग बेरोजगार हैं वहां। फिर जम्मू कश्मीर का स्थान आता है जो 15% बेरोजगार है। इनके बाद देखें दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। फिर देखिए सबसे कम बेरोजगारी दर जो आप देखेंगे वो कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में 1.4% लोग ही यहां बेरोजगार है, शेष लोग रोजगार में है। तो सबसे कम बेरोजगारी कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद सबसे कम बेरोजगारी किसमें है? तो गुजरात और उड़ीसा में है। 1.6% गुजरात और उड़ीसा में आपको दिखाई दे रहा है। फिर छत्तीसगढ़ में 2.1 है, तेलंगाना में 2.2% की बेरोजगारी दर है। तो ये घटते क्रम है। सबसे कम कर्नाटक, और उसके बाद जो है कि आपको उसमें देखेंगे तो गुजरात, फिर आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस तरह से आपको नजर आएगा। ये दिसंबर की स्थिति है, दिसंबर 2021 के महीने की बेरोजगारी दर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान दी है? किस देश को भारत ने कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान दी है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। तो भारत ने जो है अफगानिस्तान को किसको? अफगानिस्तान को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान में दी है। तो यह अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। चलिए जानकारी लेते हैं। 2 जनवरी 2021 को भारत ने
अफगानिस्तान को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान दी है और काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में यह डोज दान दी गई है। तो काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल है, वहां पर यह डोज दान दी गई है। अब यह टीके जो है ईरान के महान एयर की एक उड़ान के माध्यम से भेजे गए हैं, क्योंकि वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। तो भारत अफगानिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान न होने के कारण ईरान के महान एयर की उड़ान के माध्यम से इसको भेजा गया है। और भारत ने 11 दिसंबर 2021 को, कब 11 दिसंबर 2021 को काबुल के अस्पताल में 1.6 टन जीवन रक्षक दवाएं भी भेजी थी। तो दवाएं भी भेजी गई थी इससे पहले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए इसके बारे में, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। तो इसके लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 6 नवंबर 2018 को। और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है। किसका है? लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है, जो ब्रेल लिपि के जो है आविष्कारक हैं। और विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य है दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और उन्हें ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते, तो उनके पढ़ाने के लिए इस लिपि का विकास किया गया, ताकि वो भी शिक्षक जो है कि स्टूडेंट बन सके, सीख सके जीवन में और आगे बढ़ सके। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो नेपोलियन की जो है कि सेनाएं ऐसी हुआ करती थी। नेपोलियन की सेनाएं ये होती थी, अंधेरा हो जाता था, वो लोग इसी लिपि का प्रयोग करके, अब इसी की तरह से वो जो है कि अपने सैनिकों को पहचानते थे और अन्य दुश्मन सैनिक है उनको मारते थे। इसी तरह का प्रयोग उन लोगों ने किया था युद्ध में। तो ये जो है कि ब्रेल लिपि जो है इसका विकास हुआ था, लुईस ब्रेल ने किया था, जो दृष्टिबाधितों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर ही जो है कि 4 जनवरी के दिन ही इसको विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं। कितने लोग? 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं, इतने दृष्टिबाधित लोग हैं। जबकि आप देखेंगे 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार जरूर है। कोई न कोई दृष्टि विकार 253 मिलियन लोगों में है, जबकि उसमें से पूरी तरह से आप देखेंगे 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देख ही नहीं सकते हैं। फिर लुईस ब्रेल का जो जन्म है 4 जनवरी 1809 में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस के कूपवरे में हुआ था। फ्रांस के कूपवरे में इनका जन्म हुआ। अब उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इनको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि करने को स्थगित करने का निर्णय लिया है? जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है कपड़ा, पेट्रोल, वाहन, दवा। तो हाल ही में जीएसटी परिषद ने कपड़ा पर जो है दर को बढ़ाने को जो निर्णय लिया गया तो उसको स्थगित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कपड़ा। चलिए, जीएसटी परिषद ने कपड़े के लिए दर में वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने की निर्णय को स्थगित कर दिया। ये मांग की जा रही थी कि जो कपड़े पर जो टैक्स लगेगा जीएसटी वो 5% से बढ़ाकर के 12% किया जाए, लेकिन जीएसटी परिषद ने इसको स्थगित कर दिया है। कपास से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं पर जीएसटी को पहले बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। अब 1000 रुपए से कम के जूतों पर जीएसटी को भी 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया। अगर 1000 रुपए से कम आप रुपए में से कम अगर आप जूते खरीदते हैं तो उसमें 5% जीएसटी से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 12% जीएसटी लगा दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों ने बढ़ोतरी का विरोध किया है। इस बढ़ोतरी का विरोध भी किया गया है इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए, किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है? 25 रुपए
प्रति लीटर की कटौती की है? किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ये दिए हुए हैं ऑप्शन। आप इसको देखकर बड़ी खुशी की बात है कि चलो 25 रुपए पर लीटर जो है कि कम हो जाएगा, जो इतनी महंगाई में है कम हो जाएगा। तो ये जो सही उत्तर है किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये झारखंड ने किया हुआ है। आप पेट्रोल जो भी लेंगे उसमें से आपको 25 रुपए आपको आपके अकाउंट में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो 25 रुपए वो कटौती ही मान लिया जाएगा। तो आप जितने 100 रुपए में लेते हैं अगर पेट्रोल आपको मिलता है तो 25 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपको 75 रुपए ही पड़ेगा वो। तो इस तरह से 25 रुपए की कटौती का इसमें झारखंड ने ऐसा किया हुआ है। चलिए देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की रियायत की घोषणा की है और हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर ही रियायत दी जाएगी, ज्यादा पर नहीं। आप अगर 20 लीटर भराते हैं पेट्रोल तो 10 लीटर पर भी आपको रियायत दी जाएगी और 10 लीटर का आपको जितना पैसा लगता है तो उतना लगेगा। गरीब राशन कार्ड जो होगा, जैसे बीपीएल धारक होते हैं, के बैंक खातों में 25 रुपए प्रति लीटर की राशि ट्रांसफर की जाएगी, तो वो ट्रांसफर कर दी जाएगी एक सब्सिडी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा क्या है? आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की जो है समय सीमा क्या है? तो 31 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022 और 30 अप्रैल जो है 2022 या 30 जून 2022 ये दिए हुए हैं। तो अपडेशन जो ये बैंक खातों में केवाईसी के है, इन्होंने हाल ही में जो है आरबीआई ने इसको बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? तो 31 मार्च 2022 तक किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। कोविड-19 के नए संस्करण के कारण प्रचलित अनिश्चितता के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई। कोविड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा है, तो उसकी अनिश्चितता को देखते हुए यह किया गया है। आरबीआई ने महामारी के कारण पिछले साल मई में सबसे पहले नियमों में ढील दी थी, तो मई में भी इस तरह से ढील दिया गया था सबसे पहले। और इसने यह भी घोषणा की है कि बैंकिंग सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राहक द्वारा केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा रहे हैं, इससे चीजें बनी रहें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? पाकिस्तान, जापान, नेपाल, मालदीव। तो हाल ही में पाकिस्तान ने इसको खरीदा हुआ है, पाकिस्तान ने। तो इसका सही उत्तर होगा ए। देखिए पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान वायुसेना के लिए कम से कम 25 चीनी J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद की पुष्टि की है और पाकिस्तान इन जेट्स को भारत के राफेल फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए खरीद रहा है ताकि भारत का मुकाबला कर सके इन फाइटरों से। और पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने F-16 विमानों का बेड़ा भी है, पाकिस्तान के पास जो अमेरिका से बना हुआ है ये F-16 विमान। तो इस तरह से आज के हमारे जो क्वेश्चन हुए वो पूरे होते हैं। अब आप इसका पीडीएफ भी प्लीज ले लें और प्लीज आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। कंटेंट आपको दमदार दिए जा रहे हैं, जो संभावना है अधिक पूछने का वही आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिए इसी तरह करंट अफेयर की क्लास लेकर के। इसी तरह बने रहिए। अब आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।